आदमी अपनी नशे में धुत पत्नी को घसीटते हुए दरवाजे तक लाता है, फिर बड़े इत्मीनान से उसके जूते पहनाता है। सब कुछ करने के बाद वो उसे गोद में उठाकर बाहर ले जाता है और चारों तरफ कोई न हो ये देख लेने के बाद सामने मौजूद करीब 15 मीटर लंबी सीढ़ियों को देखकर उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल जन्म लेता है। अगले ही पल गिरने और लुढ़कने की आवाज घर के अंदर मौजूद बेटी का ध्यान खींच लेती है। वो बिना घबराए अपने कमरे से बाहर आती है, जमीन पर पड़ी निःशब्द माँ को देखती है और उसके दिल में कोई हलचल नहीं होती। माँ शराब पीकर सीढ़ियों से गिर गई। वो आदमी ठंडे लहजे में कहता है, तुम्हें माँ पसंद नहीं है ना? पापा तुम्हारे लिए नई माँ ले आएंगे। वो आंटी बहुत अमीर है, तुम्हारी माँ से कहीं बेहतर। आज से पापा की बात मानोगी वरना तुम्हें भी ऐसे ही नीचे गिरना पड़ेगा। उसके लहजे की धमकी को वो मजाक नहीं समझती, क्योंकि बचपन से ऐसे ही विकृत माहौल में पली बढ़ी इस लड़की के लिए पिता और माँ की मारपीट रोजमर्रा की बात रही है। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है, जमीन पर पड़ी जिंदगी और मौत के बीच झूलती माँ को देखती है और उसके भीतर अजीब सी तसल्ली पैदा होती है। तभी जैसे ही वो पलट कर जाने वाली होती है, नीचे पड़ी औरत से आखिरकार मदद की कमजोर आवाज निकलती है। माँ, लगातार शराब की लत के कारण याजिन के पुराने जख्म भरने से पहले ही नए जख्म जुड़ते रहे हैं और आज जब मदद की गुहार लगाई जाती है तो वो बिना पीछे देखे मुड़ जाती है और माँ को उसी हाल में छोड़ देती है ताकि वो अपने हाल पर मरने के लिए मजबूर हो जाए। क्योंकि इस बीमार और टॉक्सिक परिवार में बड़े होते हुए उसके अंदर संवेदनाएं कब की मर चुकी थी, लेकिन उसके पास एक एंजेल जैसी मासूम शक्ल और डेविल जैसा परफेक्ट फिगर था। और अपनी इसी शानदार अपीयरेंस के दम पर याजिन बहुत जल्दी एक हॉट और टॉप लेवल की फेमस एक्ट्रेस बन जाती है। उसकी इतनी तेज सक्सेस के पीछे वजह थी उसका एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें वह अपने आसपास मौजूद हर उस इंसान को इस्तेमाल करती थी जो उसके काम आ सकता था, खासकर ऐसे मर्द जो उसे उसके गोल तक पहुंचा सकते थे। उसका ये नेचर हाई स्कूल के टाइम पर ही पूरी तरह सामने आ चुका था। जब पूरी क्लास होमरूम टीचर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी तब सिर्फ वही अपनी सीट पर बिना हिले डुले बैठी रही, क्योंकि वो जानती थी कि अब वो टीचर को एक स्पेशल गिफ्ट देने वाली है। ये क्या है? अरे ये क्या है? जमीन पर बिखरी तस्वीरों को देखकर टीचर को समझ आ गया कि उसका अफेयर अब उसके पति तक पहुंच चुका है। उसने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक कई स्टूडेंट्स फोटो का कंटेंट देख चुके थे। कुछ ही देर में ये स्कैंडल स्कूल की वेबसाइट की हेडलाइन बन गया और स्कूल की रेपुटेशन बचाने के लिए प्रिंसिपल ने सीधे उसे सस्पेंड कर दिया। शर्मिंदगी में डूबी जब वो बाहर जा रही थी, तभी मासूम चेहरा बनाए याजिन फौरन उसके पास आती है और कहती है, मैम आप ठीक है? गिफ्ट पसंद आया? जैसा आप हमेशा कहती थी, मैं एक ऐसी बच्ची हूँ जिसके पास माँ बाप भी नहीं है, इसलिए कोई महंगा तोहफा नहीं ला पाई, लेकिन अपनी पूरी कोशिश से ये छोटा सा सिंसियर गिफ्ट तैयार किया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। हैप्पी बर्थडे। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि क्लास टीचर ने कभी उसके बारे में यूं ही दो चार फालतू बातें कह दी थी। याजिन हमेशा सामने वाले की कमजोरी ढूंढ लेती थी और उसी के जरिए उसे पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। लेकिन एक लड़की ऐसी भी थी जो हार मानने को तैयार नहीं थी और बार बार उसकी लिमिट को चैलेंज कर रही थी। दोनों एक ही क्लास में थी और सिर्फ एक नंबर के फर्क से याजिन ने फर्स्ट रैंक हासिल कर ली थी, जिससे सेकंड आने वाली शेंगशी को जबरदस्त चिढ़ हो गई। दोनों सेम सवाल में गलती कर चुकी थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि फिर भी याजिन उससे एक नंबर आगे कैसे निकल गई। एग्जाम में बस एक मार्क का फर्क है, नंबर अलग है, लेकिन तुम दोनों ही टॉप स्टूडेंट हो, फ्यूचर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, टीचर ने समझाया। आर्ट क्लास के दौरान शेंगशी का ध्यान पास खड़ी आर्ट टीचर पर गया, क्योंकि उसने अपनी आंखों से उसे याजिन के काफी क्लोज देखा था और यहीं से उसे लगने लगा कि रिजल्ट में कुछ गड़बड़ है। गुस्से में वो सीधे उसके पास पहुंची और बिना घुमाए अपनी बात रखती। कल क्लासरूम में तुम किसके साथ थी? वही आर्ट टीचर जो शूट डायरेक्ट कर रही थी, है ना? जवाब में शांत लेकिन डरावनी स्माइल के साथ कहा गया, तुम दूसरों की पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरेस्ट लेती हो, लेकिन तुम्हें कुछ पता नहीं होता, फिल्मों में तुम्हारे जैसे लोग सबसे पहले मरते हैं। किस्मत अच्छी है कि रियल लाइफ में तुम ऐसी बातों पर नहीं मरोगी। ये सुनते ही शेंगशी के रोंगटे खड़े हो गए। अमीर घर की लड़की होने के बावजूद वो उसके सामने टिक नहीं पाई। उसी दिन स्कूल से लौटते वक्त उसकी माँ ने उसका उतरा हुआ चेहरा देख लिया। बातचीत के बाद उसने माँ से याजिन के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने को कहा। क्या? प्रिंसिपल गो के मुताबिक वो तो ट्यूशन क्लास तक ज्वाइन नहीं कर सकती। सोचो गो ने उसके लिए कितनी फीस ली थी और अगर स्कूल छूट गया तो इतना पैसा वेस्ट हो जाएगा। ये सब सुनकर शेंगशी को याजिन की सच्ची हालत जानकर गहरा झटका लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सामने वाली को उसके सामने अकड़ दिखाने की हिम्मत आखिर मिली कहां से। अगले दिन स्कूल पहुंचते ही जैसे ही लोग उसे देखते हैं चारों तरफ कानाफूसी शुरू हो जाती है। तभी एक हमदर्द क्लासमेट उसे रोककर बताता है कि पूरे स्कूल में ये अफवाह फैल चुकी है कि वो अनाथ है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये सब शेंगशी की ही चाल है। इसके बाद वो सीधे वॉशरूम जाती है और सामने खड़ी लड़की से कहती है, मेरे बारे में अनाथ होने की अफवाह फैलाने वाली तुम ही हो ना? थैंक यू, तुम्हारी वजह से मेरी स्कूल लाइफ काफी इंटरेस्टिंग हो गई है। शेंगशी ताना मारते हुए कहती है, सुना है हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स को सरकार से चावल मिलता है और फीस भी माफ होती है। जो चावल तुम खाती हो वो हमारे पापा के टैक्स का है। सामने से बस एक शांत सी मुस्कान के साथ जवाब आता है, थैंक यू। उसका ये ठंडा रिएक्शन देखकर अमीर घर की वो लड़की और ज्यादा तिलमिला उठती है। जैसे ही वो जाने लगती है पीछे से एक टब ठंडा पानी उसके ऊपर उड़ेल दिया जाता है। ऐसा करके उसे लगता है कि दिल की भड़ास निकल गई है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसने एक एंटी सोशल माइंड वाली लड़की को छेड़ दिया है। यहीं से पलटवार शुरू होता है। वो भीगी हुई हालत में बेचारी सी शक्ल बनाकर क्लासरूम पहुंचती है और ये देखते ही जुनरूई तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। लॉकर से तौलिया निकालकर उसे उसके कंधों पर डाल देता है, जिससे टीचर और पूरी क्लास सन्न रह जाती है। मैं तुम्हें पहले मेडिकल रूम ले चलता हूँ, वो कहता है। स्कूल का हार्ट थ्रॉब होने की वजह से ये सीन देखकर उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है और जब दोनों साथ में सीढ़ियां उतर रहे होते हैं तभी आगे की कहानी एक और मोड़ लेने वाली होती है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि रास्ते में फिर से वही स्कूल का बंकर जो क्लास बंक कर रहा था सामने आ जाएगा। याजिन की भीगी और असहज हालत देखकर वो काफी कंफ्यूज हो जाता है और जैसे ही वो मदद के लिए पूछने ही वाला होता है तभी उसे दूर रहने को कहकर जुनरूई बीच में आ जाता है। साफ था कि दोनों ही उसके लिए कुछ अलगसा महसूस कर रहे थे। माहौल इतना टेंशन वाला हो जाता है कि जैसे अभी लड़ाई छिड़ जाएगी। तब वो खुद कहती है कि उसे अभी मेडिकल रूम जाना है और बंकर को साथ न आने के लिए बोल देती है। उसकी बातों में अजीब सी ताकत होती है जो लड़कों को बिना सवाल किए मानने पर मजबूर कर देती है। मेडिकल रूम पहुंचते ही वो फिर से कमजोर और डरी समी लड़की का रोल निभाती है और 2-3 लाइनों में ही सामने वाले को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लेती है। जुनरूई, मुझे सच
सच में बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वो फिर क्या कर सकता है। भले ही उसने सीधे वादा न किया हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो तय कर चुका था कि अब वो उसकी हिफाजत करेगा। स्कूल छूटने के बाद वो अकेली टीचिंग बिल्डिंग के पीछे जाती है, जहाँ वही बंकर पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है, जिससे साफ पता चलता है कि दोनों का रिश्ता नॉर्मल नहीं है। बातचीत में वो बताता है कि स्कूल में लोन देने वाली उसकी हरकत टीचर्स को पता चल गई है, लेकिन उसने असली मास्टरमाइंड का नाम नहीं लिया। ये सुनते ही वो उसे गले लगा लेती है और साफ हो जाता है कि वही असली दिमाग था, बस एक सादा सा हक, और वो खुशी खुशी सारी गलती अपने सिर ले लेता है। यही उसकी असली खूबी थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये सब पास में छुपी शेंगशी ने देख लिया है। अगले दिन लंच टाइम पर खुद को उसकी कमजोरी पकड़ लेने का भ्रम पालकर वह फिर सामने आती है और पूरी की पूरी दही की बोतल उसके टिफिन में उड़ेल देती है, और उसकी इस खुली के सामने अब माहौल एक बार फिर गरमाने लगता है। याजेन इस सब पर भी असामान्य रूप से शांत रहती है और बिना कुछ कहे उठकर चली जाती है, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि शेंगशी जिद पर उतर आएगी और उसका पीछा करने लगेगी। उसी पल वो सोच ही रही होती है कि सामने वाली को कैसे रास्ते से हटाया जाए। तभी स्कूल का हार्ट थ्रॉब जुनरुई अचानक सामने आता है और शेंगशी को रूफटॉप पर ले जाकर दोनों के बीच का झगड़ा सुलझाने लगता है। अपने लुक्स के असर में फंसी लव माइंडेड शेंगशी कुछ ही देर में पूरी तरह बहक जाती है और खुद मान लेती है कि शायद उससे ही गलती हो गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और तभी जुनरुई असली बात पर आता है। वो साफ कहता है कि उसे लिमिट क्रॉस करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है और वो नहीं चाहता कि उसकी गर्लफ्रेंड ऐसी हो। वो बताता है कि उसे याजेन के साथ उसकी हाल की हरकतें ठीक नहीं लगी, क्योंकि वो उसकी पुरानी दोस्त है और अगर वो सच में उसे पसंद करती है तो उनसे मिलने के दौरान याजेन को परेशान न करे। शेंगशी तुरंत सफाई देती है कि वो ऐसी लड़की नहीं है और दोनों कितने क्लोज है। इस पर हंसकर बात टाल देती है, जिस पर वो संतोष जताता है। कुछ ही बातों में वो उसे पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है। सबको लगता है कि अब दोनों लड़कियों के बीच सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ याजेन ने चुपचाप अपना बदला शुरू कर दिया होता है। वो पहले स्कूल के बंकर से मिलती है और शेंगशी की हरकतों को बढ़ा चढ़ाकर उसके सामने रख देती है। ये सुनते ही वो गुस्से से भर जाता है और उसे सबक सिखाने को तैयार हो जाता है, लेकिन वो उसे रोकते हुए कहती है कि अगर ऐसा किया गया तो अफवाहें फैलेंगी और पूरा स्कूल उसी पर उंगली उठाएगा। लोगों के दिल और दिमाग को पढ़ने में माहिर याजेन इस बार भी उसे अपने इशारों पर नचा लेती है। वो उसे यूं ही खत्म नहीं करना चाहती, बल्कि उसे अपनी दुनिया से पूरी तरह मिटा देना चाहती है और उसकी आंखों में झलकती ठंडी चमक देखकर बंकर समझ जाता है कि प्लान तैयार है और अब उसे सिर्फ उसे अंजाम तक पहुंचाना है। उसे बस याजेन का एक इशारा चाहिए था, एक ऑर्डर की क्या करना है, और यहीं से शेंगशी के खिलाफ उसका बदला ऑफिशियली शुरू हो जाता है। याजेन सीधे हैंडसम आर्ट टीचर के पास जाती है और बड़ी मासूमियत से उससे कहती है कि क्या वो एक बार उसका हाथ पकड़ सकते हैं। बात थोड़ी हद से ज्यादा थी, लेकिन टीचर फिर भी उसका हाथ थाम लेता है और ये पूरा सीन दरवाजे के बाहर खड़ा शेंगशी साफ साफ देख लेता है। इतना बड़ा गॉसिप हाथ लगते ही वो अंदर ही अंदर बेहद एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि पहले से चले आ रहे झगड़े की वजह से उसे लगता है कि अब उसे याजेन को पूरी तरह कुचलने का परफेक्ट मौका मिल गया है। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जो कुछ वो देख रहा है वो सब जानबूझकर उसे दिखाया गया जाल है, और खुद को जीत के बेहद करीब समझते हुए वो एक एक कदम उस ट्रैप में फंसता चला जाता है। इसी दौरान स्कूल का हार्ट थ्रॉब जुनरुई उससे मिलता है और चूंकि दोनों ने अभी अभी अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया होता है, इसलिए शेंगशी को किसी साजिश की भनक तक नहीं लगती। आगे पीटी पीरियड होने की वजह से वो सुझाव देता है कि वो बीमार होने का बहाना करे और क्लासरूम में बैठकर उसका इंतजार करे। उसके साथ अकेले वक्त बिताने के ख्याल में डूबी शेंगशी बिना सोचे समझे मान जाती है। उधर दूसरी तरफ स्कूल का बंकर भी एक्टिव हो चुका होता है। वो पहले जानबूझकर एक स्टूडेंट की डेस्क से सामान जमीन पर गिराता है, फिर क्लास मॉनिटर की सीट तक पहुंचता है और नोटबुक के बीच छिपे क्लास फंड के पैसे निकाल लेता है। चारों तरफ कोई न हो ये पक्का करने के बाद वो सीधे शेंगशी के लॉकर की तरफ बढ़ता है। उसके जन्मदिन का इस्तेमाल करके पासवर्ड लॉक खोल दिया जाता है और एक बड़ी साजिश की स्क्रिप्ट वहीं से शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ पीटी क्लास शुरू हुए ज्यादा देर नहीं होती कि शेंगशी टीचर के पास जाकर कहती है कि उसके पेट में दर्द है और वो मैदान से निकल जाती है। क्लासरूम लौटने पर उसे जुनरुई दिखाई नहीं देता, बल्कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा एक मैसेज दिखता है। उसे देखकर वो बेहद खुश हो जाती है, क्योंकि वो समझती है कि ये मैसेज उसी के लिए छोड़ा गया है। बोर्ड साफ करने के बाद वो सीधे आर्ट रूम की तरफ जाती है और वही देखती है कि आर्ट टीचर याजेन का हाथ पकड़े हुए हैं, जबकि याजेन भावुक आवाज में कह रही होती है कि वो समझती है कि टीचर ने हमेशा उसका कितना ख्याल रखा है। उसने उस सच्चे प्यार के बारे में भी बहुत सोचा है जिसकी बात पहले की गई थी। अब उसे टीचर के दिल की बात समझ आ गई है। पहले वो दोस्तों से डरकर अनजान बनने का नाटक करती रही, लेकिन अब उसे बहुत पछतावा है और अब वो टीचर की मर्जी के मुताबिक सब कुछ करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने खुद को मेंटली तैयार कर लिया है। इतना बड़ा स्कैंडल देखने के बावजूद जुनरुई को न देखकर वो अंदर से टूट जाती है। इसी बीच पीटी क्लास के बाद जब क्लास मॉनिटर वापस आता है तो उसे नोटबुक में रखा क्लास फंड गायब मिलता है। याद करने पर कि उस वक्त क्लास में सिर्फ शेंगशी ही मौजूद थी। सारा शक उसी पर चला जाता है। बातचीत के दौरान वो गुस्से से भड़क उठती है, खड़ी होकर बहस करने लगती है और कहती है कि अगर तलाशी में कुछ नहीं निकला तो सामने वाला क्या करेगा, क्योंकि वह किसी को छोड़ने वाली नहीं है। खुद को बेगुनाह मानते हुए वो अपना बैग उठाती है और सारा सामान जमीन पर उलट देती है। लेकिन तभी स्कूल का बंकर बोलता है कि अभी लॉकर की चेकिंग बाकी है। ये सुनते ही उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगती है, क्योंकि उस लॉकर में उसकी पर्सनल चीजें थी और वो प्राइवेसी के नाम पर चिल्लाने लगती है कि उसे अपनी निजी जिंदगी में दखल मंजूर नहीं। लेकिन तभी बंकर उसके लॉकर से पहले अपना मोबाइल निकालता है और उसके बाद क्लास मॉनिटर के पास रखा क्लास फंड और एक जोड़ी ईयरफोन भी मिल जाते हैं। ये देखकर शेंगशी पूरी तरह सन्न रह जाती है, क्योंकि ये सारी चीजें उसने पहले कभी देखी नहीं थी। वो घबराकर कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, उसके घर की हालत भी खराब नहीं है। लेकिन तभी क्लास के कुछ बच्चे बोल पड़ते हैं कि उसे चोरी की आदत पहले से है और मिडिल स्कूल में भी वो दूसरों का सामान चुरा चुकी है। यहाँ तक कि कोई कह देता है कि ऐसे में तो पुलिस को बुलाना चाहिए। माहौल पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। गालियां और चीख पुकार शुरू हो जाती है और गुस्से में वो पलटकर याजेन पर ही कीचड़ उछाल देती है। कहती है कि वो उससे भी ज्यादा घटिया है और सबको उसकी असली सच्चाई जानी चाहिए। वो चिल्लाकर इल्जाम लगाती है कि याजेन का आर्ट टीचर के साथ गलत रिश्ता है। उसने खुद दोनों को हाथ पकड़े देखा है और सच्चा प्यार जैसी बातें करते सुना है।
क्लास टीचर बीच में टोकते हैं कि सिर्फ बोल देने से कुछ सच नहीं हो जाता और वो जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ रही है, जिस पर जवाब में वो टीचर की शादी को लेकर भी एक निजी राज उछालने की धमकी देती है। क्लास में हंगामा मच जाता है और टीचर उसे शांत होने को कहते हैं। फिर याजिन से पूछते हैं कि आखिर ये सब क्या है। बेहद सधे हुए लहजे में जवाब आता है कि 8 टीचर सिर्फ उसकी चिंता करते थे और उन्होंने उसे एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर का रेफरेंस दिया था, जिसे बेवजह तोड़मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इसी पल सच्चाई सबके सामने साफ हो जाती है और जुनरुई व बंकर की मदद से याजिन शेंगशी को पूरी तरह जमीन पर ला पटकती है। जब टीचर दोबारा पूछते हैं कि वो क्लासरूम में क्यों थी, तो वो बड़ी मुश्किल से कहती है कि उसने जुनरुई से मिलने का प्लान किया था, लेकिन उसकी दुनिया उसी पल टूट जाती है जब वो साफ साफ इनकार कर देता है। ये सुनकर वो अविश्वास से भरकर बस इतना कह पाती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो जुनरुई, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था ना, बाई जियाजिन से पंगा मत लेना, कोई कहता है। वही दूसरी तरफ कोई शेंगशी को दिलासा देने की कोशिश करता है कि डरने की जरूरत नहीं थी और उसे उससे उलझना ही क्यों था। लेकिन साफ था कि ये रिजल्ट याजिन को पूरी तरह संतुष्ट कर रहा था। स्कूल का बंकर और जुनरुई जैसे दो मजबूत सपोर्ट सिस्टम मिलने के बाद वो पानी में मछली जैसी हो गई थी। थोड़ी ही देर में स्टूडेंट्स ने अभी रिकॉर्ड किए गए वीडियो ऑनलाइन डाल दिए और बंकर पीछे से धड़ाधड़ कमेंट्स कर रहा था, जिससे स्कूल में चोरी के इल्जाम को लेकर शेंगशी का नाम इंटरनेट पर वायरल हो गया। उसी दिन स्कूल छूटने के बाद याजिन ने उसे रास्ते में रोक लिया और ठंडे लहजे में कहा, इसलिए तो कहती हूँ फिल्मों में तुम्हारे जैसे बिना दिमाग वाले लोग सबसे पहले मरते हैं। गुस्से से तिल मिलाती शेंगशी कुछ बोलने ही वाली होती है कि सामने से रोक दिया जाता है। मेरे नाम पर मत बोलना, तुम्हें चोर बनाने वाली मैं ही हूँ, तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं। वो और जाम पर नमक छिड़कते हुए कहती है, अगर तुम थोड़ी और बेवकूफ होती तो शायद कहानी कुछ और होती। क्या तुम्हें सच में लगता है ब्लैक बोर्ड पर लिखा वो मैसेज जुनरुई ने लिखा था? अब ये मायने भी नहीं रखता कि किसने लिखा, जरूरी ये है कि अब कोई तुम्हारी सुनता नहीं, कोई तुम पर भरोसा नहीं करता और कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। बौखलाई हुई शेंगशी उसे पागल औरत कहकर गाली देती है, जिस पर सामने से तंज कसते हुए पूछा जाता है, क्या तुमने कभी जुनरुई पर शक नहीं किया? क्या सच में तुम्हें लगता है वो तुमसे प्यार करता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता शेंगशी, बेहतर है अब हार मान लो। मेरे साथ आखिरी सांस तक लड़ने में सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान है। मेरे पास पावरफुल बैकअप है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? और जाते जाते वो जहर भरी मुस्कान के साथ आखिरी वार करती है। वैसे शेंगशी, इंग्लिश टीचर का अफेयर किसके साथ चल रहा है? अगर ये सब एडमिशन फॉर्म तक एक्सपोज हो गया तो तुम्हारे पापा की लॉ फर्म भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। ये सुनते ही साफ हो जाता है कि याजिन के पत्ते सिर्फ वही नहीं है जो दिख रहे हैं और सामने खड़ी शेंगशी तो उसके लिए बिल्कुल भी मैच नहीं है। 2-4 बातों में ही वो ये जता देती है कि वो सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े पूरे बैकग्राउंड को तबाह कर सकती है। ठंडे मगर तंज भरे लहजे में वो कहती है, शेंगशी तुम मेरी एक मोहरा बन गई, मुझे सच में खुशी हुई, थैंक यू। कम से कम मेरी हाई स्कूल लाइफ बोरिंग तो नहीं रही, चाहे EQ हो या IQ, वो उसके आसपास भी नहीं ठहरती। फिर भी वो जिद पर अड़ी रहती है और किसी भी हाल में उसे खत्म करना चाहती है। उसी दिन दरवाजे के पास खड़ी वो किसी को फोन पर बात करते सुन लेती है और जैसे ही याजिन का नाम सुनाई देता है उसके दिमाग में उसे गिराने का आइडिया चमक उठता है, क्योंकि सामने वाला आदमी साफ तौर पर कोई आवारा टाइप लगता है। थोड़ी ही देर में उसी के इशारे पर दोनों टीचिंग बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, याजिन, बै जियाजिन, पापा आ गए हैं, बै जियाजिन। वो आसपास के स्टूडेंट से पूछता फिरता है, क्या किसी ने बै जियाजिन को देखा है? उसका पापा उसे ढूंढ रहा है। क्या किसी ने नहीं देखा? बै जियाजिन तो स्कूल छोड़कर जा चुकी थी ना। बच्चे आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि ये अंकल कुछ अजीब से लग रहे हैं। तभी वो आदमी अचानक किसी को देखकर चिल्लाता है, बेटी, और जवाब में झुंझलाहट भरी आवाज आती है, ये क्या है? ये पागल आदमी। तभी वो हंसते हुए बोलता है, अरे जुनसुओ, तुम भी इसी स्कूल में पढ़ते हो, काफी बड़े हो गए हो। और फिर सीधा सवाल दागता है, याजिन कहाँ है? पापा आप पहले बाहर जाइए। सामने से सख्त आवाज आती है जिस पर वो आदमी फिर पूछता है, याजिन कहाँ है? तभी वो टीचर से चिपक कर कहने लगता है, सर मैं आपको पैसे दूंगा, मैं पैसे दूंगा। और जैसे ही उसे पता चलता है कि जुनरुई उसे पैसे देने को तैयार है, वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। शेंगशी ने सोचा था कि इस तमाशे के जरिए वो याजिन को सबके सामने बेइज्जत कर देगी, लेकिन मामला पूरी तरह उल्टा पड़ जाता है और कहानी वही खत्म हो जाती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि याजिन और जुनरुई के बीच रिश्ता सिर्फ बाहर से दिखने वाली नजदीकियों तक सीमित नहीं है। उनके बीच सिर्फ अजीब सी केमिस्ट्री ही नहीं बल्कि वे एक ही छत के नीचे बड़े हुए सौतेले भाई बहन हैं। एक ऐसा सच जो सब कुछ बदल सकता है।